हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आखिरी में हमने कुछ फिलअप्स देखे थे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे, तो उस फिलअप के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट, यानी जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा था, यानी आंखों की संरचना जब हम पढ़ रहे थे, उसमें जब हमने आंखों के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक पार्ट पढ़ा था आंख का, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, हमने प्यूपिल पढ़ा था, यानी पुतली पढ़ी थी। तो जब हमने प्यूपिल पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो प्यूपिल होता है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि एक कैमरे में अपर्चर काम करता है, यानी सही अमाउंट की लाइट। ठीक है, यानी सही अमाउंट की लाइट आपके लेंस पे पड़े, इसके लिए ये जो आपका प्यूपिल है ये काम करता है। तो हमने ये भी देखा था कि जब हम किसी ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, यानी लाइट होती है, तो हमारी जो आंखों की प्यूपिल होती है, यानी पुतली होती है, वो छोटी हो जाती है। अगर हम फिर किसी अंधेरे कमरे में जाए, तो आप जानते हैं अंधेरे कमरे में प्रकाश बहुत कम होता है, जिस कारण जो आपकी प्यूपिल होती है, यानी जो आपकी पुतली होती है, उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली उसका साइज इसलिए बढ़ता है ताकि सही अमाउंट या सही मात्रा की रोशनी आंखों पे जाए, ताकि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है वो ठीक तरीके से आपको दिखाई दे और उसकी जो इमेज है, यानी जो उसका प्रतिबिंब है, वो सही बने। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, यानी जब आप एक डिम लाइट में जब आप जाएंगे तो आपकी आंखों की जो पुतली है प्यूपिल, वो कैसी हो जाएंगी। आपकी आंखों की जो प्यूपिल है, यानी जो पुतली है, वो बड़ी यानी लार्ज हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट, यानी जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। इसका आंसर है लार्ज यानी बड़ा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिलअप है, वो ये है, नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज, यानी रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या डैश होती है। तो जब हमने आंखों का स्ट्रक्चर यानी संरचना पढ़ी थी आंखों की, तो हमने पढ़ा था कि जो आपका रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना एक स्क्रीन पर्दे की तरह काम करता है, जिसके ऊपर आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। तो जब हमने रेटिना पढ़ा था तो हमने दो तरीके के जो है आपने क्या पढ़ी थी, दो तरीके की आपकी जो रेटिना होती है, वहां पे आपके सेल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स होते हैं और आपकी क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं। तो जो कॉन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, बेसिकली वो जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो तब हमने ये देखा था कि जो कॉन्स होती हैं वो जब ब्राइट लाइट होती है, यानी बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, उस समय देखने में मदद करती है। और जहां बात करें रॉड्स की, तो वो आपको जब डिम लाइट होती है, ठीक है, डिम लाइट या कम लाइट है, उस समय आपको देखने में मदद करती है, यानी कि वो डिम लाइट में बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसे सेंस करती है या कम लाइट को भी सेंस कर लेती है। तो
या जब अब नाइट बर्ड्स की बात करेंगे यानी रात्रि पक्षियों की जब हम बात करेंगे तो हमें ये पता है कि ये एक ऐसे पक्षी होते हैं, ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि रात के समय देख पाती है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है चीजों को देख पाती है। तो जो आपकी नाइट बर्ड्स हो उनकी रेटिना में कॉन्स की मात्रा कम होनी चाहिए रॉड से, क्योंकि वो रात को देख पाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेसर यानी कम, यानी नाइट बर्ड्स हैव लेसर कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज, यानी रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है। अब आपके पास कुछ एमसीक्यूज है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको सही विकल्प को छांटना। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा और बहुत सारे आंसर्स हैं, उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। तो जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जब भी किसी शाइनी सरफेस यानी चमकीली सतह पे जब भी कोई प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट पड़ती है, इस तरीके से पड़ती है, तो क्या होता है, वो इससे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है और इस तरीके से वापस चल जाती है, ठीक है। यानी ये आपकी क्या है, अपतित किरण है यानी जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी परावर्तित किरण है यानी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और फिर हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल हम इसके बीच में इस तरीके से खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, लंबवत होता है किसके, आपके मिरर की सरफेस यानी जो आपका दर्पण है उसकी सतह के क्या होता है, लंबवत होता है यानी 90 डिग्री पे होता है। फिर हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसे हमने कहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है वो आपतन कोण यहाँ पे बनाती है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण या तो वो क्या करती है, जो आपका नॉर्मल होता है अभिलंब होता है उसके साथ वो एंगल आर यानी परावर्तन कोण बनाती है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी एंगल आई होती है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी परावर्तित जो परावर्तन कोण है उसके बराबर होता है, यानी जो आपके ये दोनों कोण है ये दोनों बराबर होते। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इनमें से एक सही ऑप्शन यानी विकल्प छांटना है। तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो ये है, ए ऑलवेज यानी सदैव, बी समटाइम यानी कभी कभी, यानी वो ये कह रहा है पहले ऑप्शन में कि हाँ हमेशा ऐसा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। बी आपका है समटाइम यानी कभी कभी, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कभी कभी बराबर होते हैं। तीसरा अंडर स्पेशल कंडीशन, यानी कुछ खास दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में ही ऐसा होता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है यानी जो आपका आपतन कोण है वो बराबर होता है आपके परावर्तन कोण के। डी नेवर, नेवर यानी कभी ऐसा नहीं होता। तो बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, इसके बेस में आपको आंसर करना है।
तो आप में से कौन इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? प्लीज हाथ खड़ा करें। मैम ऑलवेज। ओके, वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? भावना। भावना। तो भावना ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही आंसर दिया है। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑलवेज है। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। तो आपका जो ये इसका आंसर है वो ये है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी ऑलवेज। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। यानी जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है वो कैसी होती है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज, यानी आभासी दर्पण के पीछे तथा अववर्धित। दूसरा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आभासी दर्पण के पीछे तथा प्रतिबिंब के साइज के बराबर। तीसरा आपका ऑप्शन है रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज, यानी आभासी दर्पण के वास्तविक रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज, यानी वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित। चौथा जो आपका है ऑप्शन वो ये है रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी वास्तविक दर्पण के पीछे तथा जो प्रतिबिंब होगा उसका जो साइज है वो बिंब के बराबर। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शंस है और आपको इसका आंसर देना है। आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है कि जो आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है, यानी जो आपका प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके की इमेज बनाता है। तो क्या किसी को इसका आंसर आता है? प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए अगर किसी को इसका आंसर आता है तो। DGIC अजबपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए। मैम शिबा। तो आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मैम खा। आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। अच्छा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। ठीक है, वेरी यस गुड। मैम। क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। वेरी गुड बेटा। तो आपका जो आंसर है इसका वो ये है। अब बैठ जाइए आप। ठीक है बेटा, बैठ जाइए। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो जब हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उससे बनने वाली जो इमेज होती यानी प्रतिबिंब होता है, उसकी क्वालिटीज, उसके जो प्रॉपर्टीज है यानी उसकी विशेषताएं हैं, जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी इमेज बनती है, जो आपकी समतल दर्पण से इमेज बनती है यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो उसी साइज का होता है जिस साइज की वो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है। दूसरा कि वो हमेशा मिरर के पीछे यानी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वो वस्तु उस मिरर या दर्पण के आगे है, और वो वर्चुअल यानी आभासी होती है। एक आपको रियल यानी वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब आपको नहीं मिलता। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलाइडोस्कोप, यानी कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो
आपको इसमें क्या करना है, कलाइडोस्कोप की रचना के बारे में आपको बताना है कि जो कलाइडोस्कोप होता है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जब हमने कलाइडोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने कलाइडोस्कोप देखा था कि कलाइडोस्कोप हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने 3 मिरर लिए थे, यानी दर्पण लिए थे, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर, जो कि आपके रेक्टेंगुलर शेप के थे, ठीक है। इस तरीके से 3 आपने मिरर यानी दर्पण लिए थे जो 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की जिसकी डायमेंशन थी। तो वो हमने 3 मिरर यानी दर्पण लिए थे और उनको इस तरीके से अटैच किया, इस तरीके से आपस में जोड़ा कि वो एक प्रिज्म बन जाए, कुछ इस तरीके से, जैसे आपका ये फिगर ए आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमने उन दर्पणों को जोड़ा था। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने एक बेलनाकार यानी जो आपका कंटेनर, एक रोल, बेलन की शेप का एक गत्ते का रोल लिया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें हमने इस जो हमने प्रिज्म बनाया उस प्रिज्म को उसके अंदर रख दी और उसके एक सिरे पे हमने कार्डबोर्ड लगाया जिसमें हमने छेद करा था, इस तरीके का कार्डबोर्ड, इस तरीके से। जो ये आपका ये कंटेनर बना है, ये बेलन के शेप का या सिलेंड्रिकल जो आपका है, इसके ऊपर हमने एक राउंड यानी वृत्ताकार आपका एक कार्डबोर्ड लगाया और उसके बीच में हमने क्या किया, एक छेद कर दिया, ठीक है, एक छेद बना। और उसका जो दूसरी साइड थी उस पे हमने दूसरा राउंड शेप यानी वृत्ताकार जो शेप है, ठीक है, उसको हमने काटा और दूसरी साइड उसको उस कार्डबोर्ड को लगा, ठीक है। और उसमें हमने मिरर भी अटैच किया था उसके पीछे और उसे हमने कुछ इस तरीके से दोनों साइड जोड़ दिया कि आपके जो ये दोनों एंड पॉइंट है, ठीक है, इस सिलेंडर या जो आपका ये बेलन है, इसके जो छोर हैं, 2 छोर हैं, उनको हमने ढक दिया और इसके अंदर हमने चूड़ी के कुछ टुकड़े डाले थे, ठीक है, चूड़ी के कुछ टुकड़े, कांच के टुकड़े इसके अंदर डाले और इन दोनों एंड्स को, ये जो आपके ये सिरे हैं, इनको जोड़ दिए। और फिर आप इस छेद के माध्यम से, क्योंकि आपने उस जो आपका वो कंटेनर था, बेलन जो था, उसके एक साइड में आपने छेद करा हुआ था, उस छेद से आप उस कलाइडोस्कोप के अंदर आप देख रहे थे, जिससे आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के अलग अलग भिन्न तरीके के आपको पैटर्न्स दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने कलाइडोस्कोप बनाया था जो कि आपकी एक्टिविटी में हमने पढ़ा था। तो जो आपका आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। फिर इसके बाद आप इसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो आप इस तरीके से लिखें, द कलाइडोस्कोप इज मेड अप ऑफ 3 rectangular squares, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide, which are joined together to build a prism. They are arranged in a circular cardboard tube. आपको क्या करना है, कलाइडोस्कोप के लिए क्या करना है, आपको 3 दर्पण लेने हैं जिसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इन्हें एक साथ जोड़ के एक प्रिज्म बनाना है और इनको किसमें अरेंज करना है, एक कार्डबोर्ड ट्यूब में, ठीक है, कार्डबोर्ड ट्यूब में आपको इसमें रखना है जो कि आपकी सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार शेप की हो। नोट दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द स्क्रीन स्ट्रैप्स, यानी जो आपकी ट्यूब होनी चाहिए, जो आप बेलनाकार ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, जो आप ट्यूब ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, वो आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपके जो स्ट्रैप्स हैं या जो आपके दर्पण के जो टुकड़े हैं उनसे, जिससे आप प्रिज्म बना रहे हैं, उनसे वो बड़ा होना चाहिए।
One end of the tube is closed with a cardboard disc. एक जो सिरा है ट्यूब का उसे आप एक कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड की जो डिस्क है जिसपे कि एक होल बना है यानी छेद बना है, उसको आप उससे कवर करेंगे, ठीक है। और टू मेक द डिस्क लास्ट लॉन्गर अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द कार्डबोर्ड डिस्क। और जो आपने कार्डबोर्ड डिस्क लगाई है उसको और अच्छा करने के लिए आप ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी प्लास्टिक का जो पेपर होता है, प्लास्टिक आप उसके ऊपर लगा देंगे, जो प्लास्टिक की शीट होती है उसको लगा देंगे। एट द अदर एंड राउंड प्लेट ऑफ द ग्लास प्लेन इज फिक्स टचिंग द मिरर। और दूसरा जो हिस्सा है उस पे भी आप एक दर्पण का टुकड़ा या किसी ग्लास का टुकड़ा आप अटैच कर देंगे उसके दूसरे सिरे। तो इस तरीके से आपका कलाइडोस्कोप बनके तैयार होगा। यानी कलाइडोस्कोप बनाने के लिए 3 आयताकार दर्पण पट्टियां लेते हैं। इन तीनों को प्रिज्म की आकृति के समान जोड़ते हैं। इस प्रिज्म को एक मोटे कार्डबोर्ड के बेलनाकार लंबी ट्यूब में डालकर उसे स्थिर कर देते हैं। ट्यूब के एक भाग को छिद्र युक्त कार्डबोर्ड डिस्क से बंद कर देते हैं। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट को नीचे चिपका देते हैं। इसके दूसरे भाग पर वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए लगाते हैं। इस पर चित्रों को बनाने के लिए रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े रख देते हैं। इसके बाद इस बाहर घिसी हुई प्लेट लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप कलाइडोस्कोप बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे कि आपको इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो आपको एक डायग्राम बनाना है आंख का, यानी आई का डायग्राम बनाना है। तो आपको इस तरीके से आपको आई का यानी आंख का डायग्राम बनाना है। आप इस तरीके से आप पहले डायग्राम बनाएंगे पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल से बनाना है आपको डायग्राम, और फिर इसे लेबल करें इस तरीके से। इसके सारे पार्ट्स जो हैं, सारे भागों को इस तरीके से उनकी लेबलिंग करें। तो आप देख सकते हैं ये आपकी आंख है यानी आई है, और इसके ये अलग अलग भाग हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसको हम यहाँ पे पक्षाम पेशी कहा गया है, यानी आपकी क्या होती है ये सिलेरी मसल्स। क्या होती है ये सिलेरी मसल्स, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं सिलेरी मसल्स। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है ये आपका हिस्सा आप देख सकते हैं, इधर का हिस्सा ये यहाँ पे है, जो आपके लेंस के ऊपर इधर पे ये डार्क कलर का जो हिस्सा है ये है परितारिका यानी आइरिस। इसे हम आइरिस कहते हैं इंग्लिश में, ये आपकी परितारिका है। देन ये बीच का हिस्सा इसे हम लेंस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसे लेंस कहते हैं, लेंस। ये जो बाहर आंखों के बाहर एक कवरिंग सी आपको दिख रही है, ठीक है, इसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, कॉर्निया, ठीक है। अब आपका जो ये आई है यानी आंख है, इसके जो पीछे का हिस्सा है, ठीक है, जिसे हम स्क्रीन कहते हैं यानी पर्दा कहते हैं आंख का, यानी रेटिना, ठीक है, रेटिना है। ये क्या है आपका रेटिना है। और एक यहाँ पे, ठीक है, एक जो तंत्रिका है यानी आपकी नर्व्स है,
जो कि आपकी आंखों को, ठीक है, आंखों से जो आपकी इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, और जो भी सेंसेस आ रहे हैं, जो भी संवेदनशीलताएं आपको यहाँ पे महसूस हो रही है, वो आपके ब्रेन यानी मस्तिष्क तक कौन लेके जाती है? आपकी प्रकाशिक तंत्रिका यानी आपकी आपकी ऑप्टिकल नर्व। तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। तो इस तरीके से आप ह्यूमन आई का डायग्राम बनाएंगे, यानी मानव नेत्र का डायग्राम इस तरीके से आप बनाएंगे और इस तरीके से इसके अलग अलग भागों की लेबलिंग करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher's advice? यानी गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है कि जो गुरमीत है वो आपकी बुक की जो एक्टिविटी है 16.8, ठीक है, क्रियाकलाप है 16.8, उसको करना चाह रहा था किसके साथ? एक लेजर टॉर्च के साथ, ठीक है, एक लेजर टॉर्च के साथ वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहा, लेकिन उसके टीचर ने, उसके अध्यापक ने मना कर दिया कि आप इससे नहीं करेंगे। तो आपको ये बताना है कि टीचर ने उसको एक लेजर टॉर्च की हेल्प से इस एक्टिविटी को करने से मना क्यों किया। तो जब हम लेजर लाइट की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं जो लेजर लाइट होती है उसकी जो तीव्रता होती है यानी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, जिस कारण अगर वो आंखों पे पड़ जाए तो वो आंखों की रोशनी उससे जा सकती है या आपकी आंखों को बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण जो गुरमीत की टीचर है, ठीक है, जो गुरमीत है उसके अध्यापक है, उन्होंने उसे लेजर लाइट का यूज करने से मना किया, क्योंकि वो उसकी या किसी और बच्चे की आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और आप जानते हैं अगर आप कहीं खड़े हैं या आप ऐसी कुछ किसी जगह को देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस है यानी बहुत ज्यादा रोशनी है, बहुत अत्यधिक रोशनी है, तो आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है यानी उसका असर पड़ सकता है, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए उसके अध्यापक ने उसे लेजर लाइट से एक्टिविटी करने के लिए मना किया। तो जिसका आंसर है वो ये है, द इंटेंसिटी ऑफ द लेजर लाइट इज वेरी हाई विच इज हार्मफुल टू द आईज and can cause a permanent defect in the eye. She can lose her eyesight also due to severe damage to the retina. Therefore, it is advisable not to look at a laser beam directly. यानी लेजर टॉर्च से निकलती किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है जो हमारी आंखों को हानि पहुंचा सकती है, जिससे आंखों को नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी इंटेंसिटी यानी लेजर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर वो आंखों पे पड़ जाए तो उसके जो आपकी आंखों की रेटिना होती है, जिसे आप पर्दा कहते हैं यानी स्क्रीन कहते हैं, उसको वो इफेक्ट कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी कारण जो गुरमीत के टीचर हैं यानी उनके जो अध्यापक हैं, उन्होंने उसको लेजर लाइट का यूज करने से मना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आई, यानी वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करें, यानी आप अपनी आंखों की केयर कैसे करेंगे, अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे, आपको ये बताना है। तो जैसे जब हमने आंखों की या नेत्रों की देखभाल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जब भी
जो आपकी आंखें होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, ठीक है। अगर हल्का सा कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, या आपको बहुत सारी आपकी आंखों में हानियां आपको देखने को मिल सकती है, या नुकसान आपकी आंखों को हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी आंखों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, अपनी आंखों की अच्छे से केयर करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसी जगह पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पे परफेक्ट लाइट आ रही हो, यानी प्रकाश बिल्कुल सही मात्रा में हो। क्योंकि अगर आप डिम लाइट में पढ़ाई करेंगे तो आपकी आंखों पे क्या हो सकता है, स्ट्रेस पहुंच सकता है, यानी आपकी आंखों पे दबाव पहुंचेगा, जिस कारण आपकी आंखों को डिफेक्ट हो सकता है या फिर आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप बहुत अत्यधिक प्रकाश में पढ़ाई करते हैं तब भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी आंखों में हानि हो सकती है। जब भी आपकी आंखों में कंकड़, पत्थर या किसी भी तरीके के कण आपकी आंखों में, जैसे धूल मिट्टी चल जाती है, तो आपको हमेशा साफ पानी से अपनी आंखें धोनी चाहिए। अगर आपकी आंखें तभी भी ठीक नहीं हो रही हैं तो आपको सीधे डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें बहुत नाजुक होती हैं, तो धूल मिट्टी के कण भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो एक जो प्रॉपर लेंथ होती है, प्रॉपर दूरी पे अपनी किताब को रख के पढ़ें, क्योंकि आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, उससे दूर या पास अगर आप अपनी किताब को रख के आप अपनी किताब पढ़ते हैं तो आपकी आंखों पे स्ट्रेस पहुंचेगा, ठीक है। आपकी आंखों पे क्या होगा, स्ट्रेस पहुंचेगा, दबाव पड़ेगा, जिस कारण आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है आपकी आंखों को, आपकी रोशनी में आपको इफेक्ट पड़ सकता है और आपको सिरदर्द भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके से अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, टू प्रोटेक्ट आवर आई द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। अपनी आंखों के बचाव के लिए आपको निम्नलिखित जो प्रिकॉशंस है, ठीक है, सावधानियां हैं, वो बरतनी चाहिए। पहला है, डू नॉट रीड इन टू लिटिल और टू मच लाइट। आपको कभी भी बहुत कम या बहुत ज्यादा रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विथ कोल्ड वाटर। अपनी आंखों को सही समय पे यानी टाइम टू टाइम अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि आपकी आंखें साफ रहे। अगर कोई कंकड़ पत्थर या किसी भी तरीके की धूल मिट्टी आपकी आंखों पे लगी है तो फिर वो हट जाए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आई और कीपिंग इट टू फार। यानी अब जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी किताब को बहुत ज्यादा अपनी आंखों के पास ना लेके आए और बहुत ज्यादा दूर ना रखें, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेस होता है, जिससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है और आपको सरदर्द भी हो सकता है। नेवर रब योर आई। जब भी आपकी आंखों में कभी धूल मिट्टी चली जाती है तो अपनी आंखों को मलना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, साफ पानी से अपनी आंखें धोनी चाहिए, ठीक है। इफ पार्टिकल ऑफ डस्ट गो इनटू आवर आई, वॉश आवर आई विथ क्लीन वाटर। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, गो टू द डॉक्टर। अगर किसी भी तरीके का डस्ट, किसी भी तरीके की धूल आपकी आंखों पे चले जाए तो अपनी आंखों को आपको साफ पानी से धोना चाहिए, और कुछ भी आपको आपकी फर्क ना लगे तो आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी निम्नलिखित तरीकों से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तीव्र प्रकाश स्रोतों जैसे सूर्य का प्रकाश, लेजर या अन्य शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को लगातार और सीधा नहीं देखना चाहिए। जो आपके तीव्र प्रकाश के स्रोत होते हैं, ठीक है, हाई इंटेंसिटी सोर्स होते हैं लाइट के, उनको लगातार या सीधा नहीं देखना चाहिए। जैसे कि आपका सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, लेजर लाइट होती है, इनको सीधा आपको नहीं देखना चाहिए। आंखों में धूल या कुछ चला जाए तो उन्हें साफ पानी से धोना चाहिए, उन्हें रगड़ना नहीं चाहिए। पढ़ते समय वस्तु के बहुत पास जाकर नहीं पढ़ना चाहिए,
उन्हें सामान्य दूरी पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। आंखों को हमेशा स्वच्छ पानी से ही धोना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को लर्न करना है, रिवाइज करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस